हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल निम्स। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, ईएम वेव के क्वेश्चन करने हैं हमें आज। तो क्वेश्चन पहला खुला हुआ है, पहली स्लाइड दिखा दें आपको ईएम वेव टॉपिक, और साथ में नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं ईएम वेव में, और वेलोसिटी तीसरे कोऑर्डिनेट में रहती है ना, वही रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ये डायग्राम। अब अपन क्वेश्चन 1 से चालू करते हैं, है ना, धीरे धीरे करके अपन लास्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। क्वेश्चन 1 रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। A parallel plate capacitor of capacitance 20 mF is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. Okay. The conduction current through the connecting wire. Okay, हमें क्या क्या निकालना है? The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plate of the capacitor would be. Okay. Conduction current through the connecting wire and displacement current through the plate of the capacitor. Okay. चलिए ध्यान से देखिए, दो फॉर्मूले आते हैं आपके यहाँ पे। कौन कौन से आते हैं? एक आता है Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूला, ठीक है, और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का ID इज इक्वल्स टू C dV बाय dt। ये दोनों फॉर्मूले आपने देखे होंगे। ओके, मैंने तो हिंट ही दे दिया आपको एक प्रकार से। आपको पॉज करके आपको सॉल्व भी करना है क्वेश्चन को, है ना। तो आप चाहे तो एक बार पॉज कर सकते हो, देख सकते हो, मैं स्क्रीन में साइड हो जाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ओके, चलिए देखिए, अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? आईडी इज इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है आपको? 20 म्यू फैराड, और डीवी बाई डी की वैल्यू दे रखी है, अपन यूनिट्स को भी साइड ही रखते हैं। ओके, और डीवी बाई डी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली 3 से। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका? 60 म्यू एम्पियर। ओके, अभी अपन देखते हैं, एक कंसेप्ट है अपना, ध्यान देते हैं, है ना। जैसे कि अपना कैपेसिटर हो गया, ठीक है, कैपेसिटर के बीच क्या चलती है अपन? डिस्प्लेसमेंट करंट। एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आता है, अपन मानते हैं कि कैपेसिटर के बीचों बीच डिस्प्लेसमेंट करंट पाई जाती है, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचिएगा, अगर कोई करंट यहाँ पे आई आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई करंट आई जा रही है यहाँ से, ठीक है, करंट आई गई, तो बीच में अगर कोई करंट प्रेजेंट भी होती है, अपन क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है, बीच में अगर कोई करंट प्रेजेंट है, सपोज करिए आई डैश, तो आई डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या वो आई से डिफरेंट हो जाएगी? नहीं, जो आई डैश, समझ रहे हो आप, आई डैश यहाँ पे क्या है? आईडी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आएगी? जो करंट आपकी कैपेसिटर में एंटर कर रही थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कंडक्शन करंट की बात बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों यहाँ पे सेम होंगे, है ना। हमने क्या निकाला? 60 म्यू एम्पियर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो 60 कहां दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाले कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना, है ना, कि जो करंट आएगी, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपका? 100 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस are connected in series across a 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of the displacement current is. Okay? एक बार पॉज करिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बताइए आप कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हम इसे अब सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस के बारे में भी दे रखा है और रिएक्टेंस के बारे में भी दे रखा है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हमें क्या पता है, जब भी रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों प्रेजेंट होते हैं, तब आपका इंपिडेंस, सुना होगा आपने, इंपिडेंस का कंसेप्ट आता है ना। अपन क्या लिखते हैं? Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सएल है नहीं, ठीक है, तो एक्सी रखेंगे अपन, और अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर माइनस का क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। अपन चलते हैं सीधा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 दे रखी है, ठीक है। अब अपन तो छोटे बच्चे तो है नहीं, सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता है? 100 स्क्वायर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 100√2, ठीक है। अब इतनी मैथमेटिक्स तो हमें आती होगी, बचपन से हमने इतना मैथमेटिक्स तो लगाया हुआ है,
ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं क्या निकालना है, हमें पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय जेड। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू। देखिए यहां पे आपको क्या दे रखा है, 220 वोल्ट का सोर्स है। क्या दे रखा है, 220 वोल्ट का सोर्स। ठीक है, अब जब आप 220 वोल्ट सोर्स की पीक वैल्यू निकालोगे, जब भी अपन पीक वैल्यू निकालते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 220 √2 डिवाइडेड बाय 100 √2। ठीक है, 220 √2 डिवाइडेड बाय 100 √2। इसे कट किया, इसे कट किया, इसे कट किया, इसे कट किया, तो आ गया आपका 2.2 एम्पियर की करीब। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, दो ऑप्शन गायब है, करेक्ट ऑप्शन तो प्रेजेंट है। चेक करिए क्या आपने पॉज करके जो आंसर निकाला था ये वही आंसर है। अगर ये वही आंसर है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। अगर नहीं है तो आप देखो, ध्यान देखो कहां पे आपने गलती की है, किस कॉन्सेप्ट में आप लैग कर रहे हो। कंसेप्ट आप लिख लो, नोट्स तो बना रहे होगे, है ना, नोट्स बनाना है। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो वीडियो मैं सिखा रहा हूँ, है ना, जो जो चीज़ें अपन सीख रहे हैं, हमें हर क्वेश्चन में लिखना है कि ये एक अच्छा पॉइंट था, है ना, ये मैं सर से बेटर कर सकता हूँ, है ना। तो क्या करना है, इम्प्रूवमेंट, है ना, इम्प्रूवमेंट करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार पॉज करिए, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, है ना। चलिए पॉज किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is, okay, energy received by the surface। इसको सुन के कुछ याद आ रहा है आपको, इंटेंसिटी जैसा कुछ। अगर आपको इंटेंसिटी याद आ रही है तो बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, एरिया दे रखा है, टाइम दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, ध्यान दीजिए, एवरेज फ्लक्स दे रखा है ना। अब आप बताइए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरिया दे रखा है, टाइम दे रखा है, एवरेज फ्लक्स दे रखा है ना। तो अपन क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एनर्जी रिसीव बाय सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। ठीक है, ओके ओके ओके, ध्यान से देखिए, इसमें हमें इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या, एरिया और टाइम। ठीक है, क्यों मैंने ये किया, देखिए ध्यान से देखिए, एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी टोटल एनर्जी अंदर रिसीव कर रहा हूं, है ना। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी, 20, ठीक है, वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेबर डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने जाओगे, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में काट दें, है ना, आप क्या करोगे, अगर चेंज करते हो उसको मीटर स्क्वायर में, नीचे भी चेंज करोगे, ऊपर भी चेंज करोगे, है ना, तो कट तो वैसे नहीं होना है, तो अपन ऐसे ही कट कर देते हैं, क्या समस्या है ना। अब आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 6 24 इंटू 1 2 3, कितने 0, 3, यानी 10 टू द पावर, पेन का कलर ही चेंज हो गया, मैजिक, 10 टू द पावर 3, है ना, जूल। अब ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन है, क्या दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप वापस से देखिए, क्या आपने जो पॉज करके सॉल्व किया था वही है, अगर वही है तो बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर बताइए मुझे आपने कितना जल्दी किया, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बच्चों का सवाल है, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, थोड़ा पानी पी लिया जाए।
रात के 12 बजे आपके लिए शूट कर रहे हैं अपन। तो आप तो जानते ही होंगे सुबह 6 बजे उठते हैं हम, है ना, 10-11 बजे आते हैं वैसे ही घर आते आते। अब आपके लिए 12 बजे से शूट कर रहे हैं अपन, 1-2 बजे तक प्रोबेबली चलेगा शूट, है ना। चलिए देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले ही जो स्लाइड मैंने ओपन की है ना, ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, ट्रेवल कर रहा है। हमें क्या पता है कि जो कंपोनेंट होता है ना, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं अपन, C इज इक्वल्स टू E क्रॉस B। मैजिक हो रहा है, C इज इक्वल्स टू E क्रॉस B, यही होता है ना फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, है ना। C को कई लोग V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, याद रखिएगा, आपको वैसे पता ही होगा, फालतू में एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने आंसर लिख ही लिया होगा, 1:1 का होता है ना। 1:1 का कितना होता है, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कंट्रीब्यूशन देता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड देता है, तब जाके कहीं आपकी ईएमएफ वेव जनरेट होती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, आप देखो बी ऑप्शन, चेक करिए क्या बी ऑप्शन आपने लगाया था, और अगर बी ऑप्शन आपने लगाया था तो वेरी गुड, आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। एक बार पॉज करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की, नहीं होता है तो फिर हम है ना, हम तो करेंगे ही आपके लिए। क्या दे रखा है, फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी म्यू आर एंड ई आर are 1 and 1.44 respectively. The velocity of light in this medium would be, है ना। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, साफ साफ दे रखा है म्यू आर और ई आर, वैल्यू 1 and 1.44। मीडियम में हमें वेलोसिटी बतानी है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला दे रखा है, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। ये आप ध्यान से देखिए, है ना, आप जैसे ही फॉर्मूले को पा जाओगे, है ना, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपने एक फॉर्मूला क्या सुना होगा, V इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन, समझो, यानी मीडियम का म्यू ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कभी भी अपन निकालते हैं म्यू ऑफ मीडियम, है ना, किसी भी मीडियम का अगर अपन म्यू निकालते हैं, ओके, क्या हो जाता है, म्यू एम और म्यू एक ही है, ठीक है, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सिमिलरली ई एम, जो कि यहाँ पे मैं म्यू और ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं अपन, लेकिन ई में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। कुछ मैजिक हो रहा है, येलो कलर का पेन आ जाता है बीच बीच में, घबराइएगा नहीं, ये नीट का मैजिक है, आप भी कर कर आओगे एग्जाम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट इनटू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट एंड ई आर, ओके। अब इस क्वेश्चन को हमें फटाफट सॉल्व कर लेना है, वैल्यूज हमें पता है। इतना हिंट देने के बाद एक बार और ट्राई करिए, क्या आता है आपका सोल्यूशन, है ना। मैथमेटिकल है, इसके बाद आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक और हिंट यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, रेड पेन से देता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को देखूं और इतने पार्ट को देखूं, तो कोई चीज चमक रही है, हिंट बल्ब आपके सर के ऊपर शाइन करता होगा, है ना। कैसे शाइन कर रहा है, ध्यान से देखते हैं अपन। इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये बचा है, सॉरी, हाँ, क्या क्या चाहिए अपने को, ये और ये वाला पार्ट, समझ रहे हो। इस वाले को एक्सक्लूड करना थोड़ा सा, इसको अपन छोटा सा करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे रब किया, है ना। आप समझ पा रहे हो मैं किस किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, ठीक है, सी लिख सकते हैं अपन, और क्या लिख सकते हैं, ये चीज तो कट गई आपकी, बचा क्या, हाँ, म्यू आर
एप्सिलॉन आर। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है रूट ऑफ 1 इंटू 1.44। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, रूट 1.44 क्या हो सकता है 1.2 हो सकता है। ओके लेट मी सी 1.44 का रूट 1.2 ही आएगा। लेट मी सी कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई थिंक सो 1.2 ही आना चाहिए। ओके एक बार अपन करके देखते हैं, है ना। 1.2 अगर मैं करता हूँ 12 2 24 और कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, है ना, पॉइंट लगेगा 6 5। तो आई थिंक आंसर आपका ए होना चाहिए। चेक करिए आपने जो सॉल्व किया था आंसर ए ही है उसमें, है ना, आंसर क्या ए ही है ना। आप देख रहे होंगे कि मुझे शायद इसको डिवाइड करने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने दिमाग में लगा लिया। बस आपको भी यही करना है, आंसर ये आ गया है। चलते हैं अपन 6th क्वेश्चन की ओर, है ना। थके हुए हैं लेकिन फिर भी मजे ले रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ, फिर मौका देता हूँ कि आप पॉज करके सॉल्व करना। दिया हुआ है एन ईएम वेव इज प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी रूट v इज इक्वल्स टू v I कैप। The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along plus y axis. Then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be along. वापस से आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, है ना। आसान क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। है ना, C इज इक्वल्स टू E क्रॉस B। क्या क्या दे रखा है आपका, पॉजिटिव x एक्सिस में आपका है वेलोसिटी किसका वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है आपका प्लस y एक्सिस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, अब ध्यान से देखो, एक्सिस सिस्टम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, है ना, तो यूजुअली अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे मान लो E लिया, यहाँ पे B लिया, तो वेलोसिटी इधर आती है E क्रॉस B, E क्रॉस B, तो इधर आपकी क्या आ रही है वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि E किधर है आपका I, ओके इधर x एक्सिस में, इसको अपन ऊपर रखते थोड़ा, ठीक है, इसको रख किया, वापस ड्रॉ किया, ये इधर क्या है आपका वेलोसिटी, सेम चीज दी हुई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड y अलोंग, ठीक है, सेम दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो क्या होना चाहिए देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी अलोंग। ध्यान से देखिए, सामने ही आपका आंसर दिया हुआ है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सेम चीज जो मैं अभी ऐसे कर रहा था ना, ई क्रॉस बी है ना, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में ई क्रॉस बी इधर की ओर आएगा, समझ पा रहे है ना। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। देन अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E RMS is equals to 6 volt per meter. The peak value of the magnetic field is, ठीक है, पीक वैल्यू किसकी बतानी मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार और मौका देता हूं आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन को, है ना। कैसे निकालोगे आप, है ना। आ गया होगा है ना, C is equals to E by B, ठीक है, ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस, ये फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, है ना, ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस, है ना। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है ई इज इक्वल्स टू सी बी, है ना, बस वही चीज मैंने क्या लिख दी, सी इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस, ठीक है, बी आर एम एस, है ना।
अब इसके थ्रू अपन सीधा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक है, इसके थ्रू अगर अपन सीधा निकालें आंसर, तो हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है? 6 इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका? बी आर की वैल्यू कहाँ दे रखी है? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बी आर इज इक्वल टू 6 वोल्ट पर मीटर। द पीक वोल्टेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी की निकालनी है, सी की वैल्यू में क्या होता है? 3 × 10⁸, ये बी आर है। ठीक है, तो बी आर कितना आ जाएगा आपका? ध्यान से देखो, 6 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸, यानी कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁸। ठीक है, ये किसकी आ गई? बी आर एम एस की वैल्यू। अब आर एम एस और किसमें? पीक वैल्यू में क्या फॉर्मूला है? अपन क्या लिख सकते हैं? पीक वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ आर एम एस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, 2 × 10⁻⁸ इंटू 1.4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, 2.8 इंटू 10⁻⁻⁸। ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर नंबर ए होना चाहिए, है ना? आपने भी सॉल्व किया होगा सेम आंसर, यानी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? आप नीट क्रैक करने वाले हो। किस चीज की कर रहे हो चिंता? बताओ, कोई चिंता बनता हो तो बताओ। प्यास बहुत लग रही है आज हमने खाना नहीं खाया, आज हमने समोसे खाए हैं, तो प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। है ना? क्वेश्चन नंबर 8 खुला क्या? खुल गया, इसको भी रीड करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ओके, अपन क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, अपन गलत ऑप्शन को छाड़ते हैं। स्टेशनरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अ चार्जेस पार्टिकल ये कहां से करेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी गलत है। अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी गलत है। क्यों गलत है? याद करिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां पे चार्ज मूव करता है? मैग्नेटिज्म में। याद आ रहा है कुछ? मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सेलरेटिंग, है ना? ये अगर आपने ईएम वेव की क्या पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसमें आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ईएम वेव, है ना? एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है।